हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार BRB 2171 में। साथियों, क्या आपने कभी किसी ऐसी शक्ति के बारे में सुना है जो आपको, हमें, हम सबको अमीर बना दे, जो हमारी गरीबी मिटा दे, जो हमारी सारी परेशानी ख़त्म कर दे? सुना है कभी किसी ऐसी शक्ति के बारे में? क्या वास्तव में दुनिया में ऐसी कोई शक्ति होती भी है या नहीं? तो जान लीजिए साथियों, एक शक्ति होती है ऐसी, एक ऐसी शक्ति जो होती तो बहुत कम लोगों के पास में है, लेकिन जिस किसी के पास भी होती है वही अमीर हो जाता है। वो जो चाहे, जिस चीज़ को चाहे, इस शक्ति के बल पर उसे हासिल कर लेता है। लेकिन जिन लोगों के पास ये शक्ति नहीं होती वो जीवन में कुछ खास नहीं कर पाते, अमीर तो वो बन ही नहीं पाते। अब क्या है वो शक्ति, उसका नाम क्या है और कैसे वो गरीबों को अमीर बना देती है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। साथियों, आबादी के लिहाज से हमारा देश दुनिया में पहले नंबर पर है। हमारे देश की आबादी लगभग 150 करोड़ है। 150 करोड़ की हमारी आबादी में से केवल 200 लोग अरबपति हैं, केवल 200। अब इतनी बड़ी हमारी आबादी और 200 अरबपति बहुत कम है ना साथियों। इस आंकड़े को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमीर बनना कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। यूँ ही कोई अमीर नहीं बन जाता साथियों, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। जानते हो अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अमीर बनने के लिए इंसान को अपना हर एक काम पूरी योजनाबद्ध तरीके से करना पड़ता है, और न केवल योजनाबद्ध तरीके से करना पड़ता है बल्कि पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करना पड़ता है। इस दौरान उसे खाना मिले ना मिले, आराम मिले ना मिले, अपना सुख, चैन, नींद, आराम सब छोड़कर लगातार दिन रात अपने काम में जुटा रहना पड़ता है। और वो जुटा भी रहता है, वो अपने काम में मेहनत करता रहता है। इसके बावजूद भी अनेक परेशानियाँ, अनेक समस्याएँ उसके सामने आती रहती हैं। कभी आर्थिक परेशानी तो कभी सामाजिक, कभी शारीरिक और मानसिक दिक्कतें तो कभी पारिवारिक अड़चनें उसकी राह को रोकने की कोशिश करती हैं, उसे उसकी मंजिल की ओर बढ़ने से रोकने की कोशिश करती हैं। बीच बीच में मिलने वाली असफलताएं भी उसे निराश और हताश करती हैं। कुल मिलाकर ये तमाम परेशानियां, ये तमाम कठिनाइयां उसकी हिम्मत को, उसके साहस को तोड़ने की कोशिश करती हैं, उसे उसके इरादों से डिगाने की कोशिश करती हैं। और ऐसा एक दो बार नहीं होता, ऐसा बार बार होता है। लक्ष्य की प्राप्ति से पहले ऐसा अनेकों बार होता है। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हजारों बार होता है साथियों। लेकिन यदि कामयाब होना है और अपनी मंजिल को पाना है तो धैर्य और संयम के साथ न केवल इन सारी समस्याओं का, इन सारी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता है, बल्कि इनके कारण उत्पन्न होने वाली निराशाओं और हताशाओं से भी बचकर रहना पड़ता है। परिस्थितियाँ भले ही कितनी विपरीत हो जाएं, परिस्थितियाँ भले ही कितनी विकट हो जाएं, लेकिन इन नकारात्मक चिंताओं को छोड़कर सदैव सकारात्मक बने रहना पड़ता है। कामयाबी की इस कठिन यात्रा में कुछ महीने लगे या कुछ साल लगे, सालों साल तक अपने अंतर्मन में विजयी होने का अटूट विश्वास बनाए रखना पड़ता है। और इसी विश्वास के सहारे दिन रात बिना थके निरंतर आगे और आगे ही बढ़ते रहना पड़ता है। अथक प्रयास की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक मनचाही मंजिल हासिल नहीं कर ली जाती, तब कहीं जाकर कोई इंसान अमीर बन पाता है। अब आप भी बताइए साथियों, ऐसे कितने लोग होंगे, ऐसे कितने सूरमा होंगे जो सालों साल तक अपने आप को मेहनत की भट्टी में झोंकने को तैयार होंगे? जाहिर सी बात है, बहुत कम होंगे। सच्चाई भी यही है, तपने को कोई तैयार नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग अमीर नहीं बनना चाहते हैं, सब बनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए मुसीबतें नहीं झेल सकते, अपना सुख चैन नहीं छोड़ सकते, कोई त्याग नहीं कर सकते, और इसीलिए तो अमीर नहीं बन पाते। तभी तो अभी तक हमारे देश में केवल 200 लोग ही अरबपति बन पाए हैं। खैर, अब ये 200 लोग तो अरबपति बने गए हैं ना। अब सवाल ये बनता है कि ये 200 लोग भी कैसे अरबपति बन गए? अमीर बनना तो इनके लिए भी उतना ही कठिन रहा होगा जितना दूसरों के लिए था, फिर ये इतने अमीर कैसे बन गए? तो सुन लीजिए साथियों, ये लोग भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए अमीर बन गए क्योंकि इनके पास भी अमीर बनाने वाली वही शक्ति थी, वही शक्ति जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। दरअसल साथियों, वो शक्ति है ऐसी, वो जिस किसी के पास भी होती है उसे हारने नहीं देती, उसे निराश नहीं होने देती। उसका अमीर बनना तो तय हो जाता है, उसका सफल होना, उसका कामयाब होना तो जैसे फिक्स हो जाता है। वो शक्ति है ही ऐसी कुछ साथियों। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ, उस शक्ति के बारे में जानने की, उसका नाम जानने की जिज्ञासा अब आपके दिमाग में अवश्य ही बढ़ गई होगी। इसलिए साथियों, उस शक्ति का नाम बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत बहुत रोचक कहानी सुनाना चाहता हूँ। और ये कहानी उस शक्ति पर ही आधारित है। इस कहानी को सुनकर आप उस शक्ति के बारे में और उस शक्ति के महत्व को ठीक से समझ जाएंगे, और तभी आप उस शक्ति का सही से फ़ायदा उठा पाएंगे। इसलिए इस कहानी को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनना साथियों। कहानी कुछ इस प्रकार से है। पहाड़ों के पास बसा एक कस्बा था।
कस्बा तो हालांकि प्लेन जगह में बसा हुआ था, लेकिन पहाड़ से सटा हुआ था, पहाड़ के नज़दीक था। पहाड़ के नज़दीक होने के कारण अक्सर सैलानी भी यहाँ घूमने के लिए आया करते थे। इस कस्बे में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बड़ी सी किराने की दुकान थी। साहूकार बहुत अमीर था। उसे अपनी दौलत और शोहरत पर बहुत ज़्यादा घमंड भी था। उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर जल्दी दुकान के काम में साहूकार का हाथ बटाने लग गया था। वो बड़ा समझदार था। जब से उसने दुकान पर बैठना शुरू किया था, साहूकार का कारोबार कई गुना बढ़ गया था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। लेकिन छोटा बेटा ना तो ठीक से पढ़ लिख पाता और ना ही वो कुछ काम धंधा करता था। हालांकि देखने में बड़ा सुंदर था। वो लंबा ऊंचा कद, सुंदर काले घुंघराले बाल, सुंदर सपाट चेहरा, कुल मिलाकर देखने में हीरो लगता था। लेकिन वो आवारा लड़कों के साथ रहने लग गया था। वो पूरा दिन अपने उरी आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था। इसके बावजूद वो साहूकार का बड़ा लाडला था। छोटा बेटा था ना, साहूकार को उसकी हर वक्त चिंता रहती थी। वो उसे दुकान पर बैठने के लिए कहते तो मना कर देता। कहता कुछ पैसों के लिए मैं सारी ज़िंदगी दुकान पर नहीं बैठ सकता। साहूकार ने उसे रास्ते पर लाने के लिए उसकी शादी करना चाहिए। बड़े बड़े घराने से उसके लिए रिश्ते आए। एक से एक सुंदर लड़की उसे दिखाई, लेकिन कोई लड़की उसे पसंद ही ना आती। वो सबको मना कर देता था। ऐसा लगता मानो वो शादी कराना ही ना चाहता हो। दरअसल साथी उसकी परवरिश ही कुछ इस प्रकार से हुई थी। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण वो कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार से पला बड़ा था। ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की परेशानी, किसी चीज़ की दिक्कत उसने महसूस की ही नहीं थी। पैसे की भी उसकी नज़रों में कोई खास कदर नहीं थी। पैसे के लिए मेहनत करना, पैसे के लिए टेंशन पालना तो उसकी नज़रों में बड़ा मूर्खता काम था। खैर, एक दिन वो अपने दोस्त के साथ शाम को एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया, तो वहाँ उसकी नज़र एक सुंदर सी लड़की पर पड़ी। उसने लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी। वो अपने परिवार के साथ वहाँ खाना खाने के लिए आई थी। उनके कपड़े, उनकी वेशभूषा देखकर साफ लगता था कि ये किसी बड़े शहर के रहने वाले हैं, सैलानी हैं और यहाँ घूमने के लिए आए हैं। लड़की जब खाना खाकर वापस जाने लगी तो साहूकार का बेटा भी अपने दोस्त को लेकर उनके पीछे चल दिया, ये पता करने के लिए कि वे किस होटल में ठहरे हुए हैं। उनके होटल का पता कर साहूकार का बेटा अपने दोस्त को लेकर सीधा अपने घर गया और घर जाकर उसने अपने दोस्त के जरिए अपने घर वालों को उस लड़की के बारे में बताया और कहलवाया कि हो सके तो वो उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। साहूकार की तो मानो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो तो इसी बाट में था कि कब उनका बेटा किसी लड़की को पसंद करे और वो तुरंत शादी कर दे। साहूकार तो रात में ही होटल जाकर रिश्ते की बात करना चाहता था, लेकिन बड़े लड़के ने समझा अभी उनका आराम करने का समय होगा, इसलिए सुबह बात करना ठीक रहेगा। साहूकार को इस बात की भी कोई चिंता नहीं थी कि रिश्ते की बात बनेगी या नहीं बनेगी। एक तो उसका छोटा बेटा था इतना सुंदर कि लाखों में एक। दूसरे से अपनी दौलत और शोहरत पर बहुत ज़्यादा घमंड था। अगले दिन वो सुबह सवेरे बिन बुलाए मेहमान की तरह सैलानियों के होटल पहुंच गए और सैलानियों से मिलते ही साहूकार ने अपने दिल की मंशा साफ जाहिर कर दी। उनकी शादी की मंशा जानकर एक बार तो सैलानी परिवार चौंक ही गया। खैर, बात आगे बढ़ी तो साहूकार ने साफ कर दिया कि उनका बड़ा बेटा तो कारोबार में उनका हाथ बटाता है, लेकिन छोटा बेटा अभी कुछ काम नहीं करता, लेकिन शादी के बाद ये भी अपना काम धंधा करने लग जाएगा। वैसे रुपया पैसा धन दौलत की उनके पास कोई कमी तो है नहीं। लगे आज साहूकार ने यह भी बता दिया कि उनका बेटा अब से पहले कई लड़कियों को नापसंद कर चुका है। वे खुशकिस्मत हैं जो उनकी लड़की उसे पसंद आ गई। साहूकार की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद लड़के के पिता ने कहा, आपकी सारी बातें ठीक है सेठ जी, मैं आपकी कदर करता हूँ, लेकिन इस रिश्ते के लिए मैं भी हाँ नहीं कर सकता। साहूकार को बड़ी ठेस लगी। इस उत्तर की तो उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी, लेकिन मैं बात को संभालने के अंदाज में बोले, कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, अभी आप केवल घूमने के लिए आए हैं ना, इसलिए शादी का मन नहीं बना पा रहे होंगे। आप हमें अपना पता दीजिए, हम आपके घर आकर आराम से बात कर लेंगे। तो इस पर लड़के के पिता ने कहा, माफ़ कीजिए सेठ जी, मैं आपको अभी अपना पता भी नहीं दे सकता। साहूकार का चेहरा उतर गया। लड़के के पिता के शब्दों में छिपी नाक वो साफ समझ चुके थे। अब उन्हें क्रोध आने लग गया था और उन्होंने क्रोध में ही झुंझला कर कहा, इस कस्बे के सबसे रईस आदमी का रिश्ता ठुकराकर आप ठीक नहीं कर रहे हैं भाई साहब। सारी दुनिया घूम लीजिए, लेकिन इतना सुंदर लड़का और ऐसा रिश्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब लड़के के पिता ने गंभीरता से उत्तर दिया, सेठ जी, आप इस कस्बे के सबसे रईस आदमी हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम भी इतने गरीब नहीं हैं। भगवान की कृपा है, हम भी 2 रोटी इज्जत से खाते हैं। रही बात आपके लड़के की, आपका लड़का सुंदर जरूर है, लेकिन इसके अलावा तो कोई काबिलियत नहीं रखता। ना तो वो ठीक से पढ़ लिख पाया, ना कुछ काम धंधा करता, दुकान पर बैठने से मंजूर नहीं। तो कुल मिलाकर भविष्य खराब ही समझिए। अब मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपकी दौलत से तो कर नहीं सकता,
आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। साहूकार की सारी अकड़ निकल गई, उनका मुंह लटक गया और वे कुछ जवाब नहीं दे पाए। लड़की के पिता की बातें कड़वी तो थी, लेकिन थी तो सच। साहूकार मुंह लटकाए खड़े रहे। वे सोचते रहे। उनकी बड़ी मुश्किल से उनके बेटे को कोई लड़की पसंद आई थी। आगे कोई लड़की पसंद आएगी नहीं आएगी, फिर शादी कैसे होगी, उसके बेटे का क्या होगा। साहूकार को अपने अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा था। उन्होंने अपने बेटे की ओर मुड़कर देखा तो उनका बेटा भी मुंह लटकाए खड़ा था। उसे मुंह लटकाए देख साहूकार का दिल भर आया। अचानक साहूकार लड़के के पिता के आगे हाथ जोड़कर बोले, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। और ये कहकर सचमुच उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझ पर रहम कर दीजिए, मुझे इस रिश्ते की भीख दे दीजिए। मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा, मैं अपने बेटे को बचाना चाहता हूँ, मेरे ऊपर एहसान कर दीजिए, मुझे इस रिश्ते की भीख दे दीजिए। और ये कहते कहते साहूकार रोने लगे और रोते रोते लड़की के पिता के कदमों में गिरी तो पड़े। लड़की के पिता ने उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वे नहीं उठे और कदमों में पड़े पड़े रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और रिश्ते की भीख मांगते रहे। उन्हें देखकर सब हैरान थे। लड़की के पिता ने बड़ी मुश्किल से उन्हें उठाया और सहारा देकर एक कुर्सी पर बैठाया। वे अब भी रो रहे थे। उन्हें इस कदर रोता देख लड़की के पिता भी चिंता में पड़ गए। अब उन्होंने आराम से कहा, सेठ जी, अगर आपका बेटा कुछ काम धंधा करता तो मैं इस रिश्ते को कभी मना नहीं करता। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, हर तरह से काबिल है, मुझे भी इसके भविष्य की चिंता है, इसलिए अभी तो सेठ जी मैं इस रिश्ते की हाँ नहीं कर सकता। लेकिन मैं रुक सकता हूँ, शादी की मुझे भी इतनी जल्दी नहीं है, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। लेकिन इस दौरान आपके बेटे को अपने दम पर कुछ करके दिखाना होगा, कुछ बन के दिखाना होगा, तभी मैं इस रिश्ते के बारे में विचार कर सकता हूँ। और ये कहकर लड़के के पिता ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और साहूकार को थमाते हुए कहा, इसमें मेरा पता वगैरह सब है, ये संभाल कर रखना सेठ जी। साहूकार का छोटा बेटा, जिसने जीवन में कभी किसी चीज़ की दिक्कत, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं की थी, उसे आज ऐसा लग रहा था मानो दुनिया में सबसे गरीब और सबसे लाचार अगर कोई है तो वो खुद है। जिस बाप को उसने हमेशा दूसरों पर रगड़ते हुए और गरजते हुए ही देखा था, आज उसका वही बाप एक लड़की के पिता के पैरों में पड़ा रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और उसके लिए रिश्ते की भीख मांग रहा था। उफ, उसे आज अपने आप से नफरत होने लग गई थी। उसे आज अपने आप से घिन आ रही थी। घर आकर कई दिन तक वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, ना कुछ खाया, ना पिया, ना किसी से मिला, बस पड़ा रहा और पड़े पड़े सोचता रहा। कई दिन बाद जब वो घर से बाहर निकला तो उसकी चाल ढाल सब बदल चुकी थी। अपने बड़े भाई और पिता साहूकार से आज्ञा लेकर छोटा लड़का पहाड़ों से काफ़ी दूर बसे एक बड़े से शहर में गया, जहाँ उसका एक दोस्त रहा, बचपन का दोस्त रहा करता था। दरअसल उसका बचपन का एक दोस्त और उसका परिवार पहले इस कस्बे में ही रहा करते थे। अब से कुछ साल पहले उसका पिता उन्हें लेकर इस शहर में आकर बस गया था। यहाँ आकर उसके पिता ने लकड़ी की एक बड़ी सी आरा मशीन लगा ली थी। वे थोक के भाव लकड़ी लेते, अपनी मशीन पर उसकी चिराई करके रिटेल में बेच दिया करते थे। उसका दोस्त भी अपने पिता के साथ आरा मशीन पर ही रहता और कारोबार में हाथ बटाता था। साहूकार का बेटा कुछ दिन अपने इस दोस्त के घर पर ही रहा। दिन में वो भी अपने दोस्त के साथ आरा मशीन पर जाने लगा। इस दौरान उसे पता चला कि जो ये लकड़ी खरीदते हैं और बेचते हैं, ये सारी लकड़ी विदेश से आती है, जहाँ लोकल गिद्धों में कोई लकड़ी ना तो खरीदते ना बेचते। तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसकी जिज्ञासा बढ़ी तो उसने अपने दोस्त से पूछा, मैं विदेश से लकड़ी कैसे मंगाते हैं? उसके दोस्त ने बताया, वे विदेश से सीधे लकड़ी नहीं मंगाते, बल्कि वे तो बिचौलिए के थ्रू लकड़ी मंगाते हैं। बिचौलिए बंदरगाहों से मंगाते हैं और बंदरगाहों पर विदेशों से पानी के बड़े बड़े जहाज़ों में बढ़कर बड़ी मात्रा में लकड़ी आती है। कुछ सोचने के बाद लड़के ने पूछा, अगर मैं तुम्हें बिचौलिए से कम दाम पर लकड़ी दे पाऊँ तो क्या तुम मुझसे लकड़ी लोगे? तो उसके दोस्त ने कहा, क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे, और जब बात मुनाफे की हुई तो फिर तो खुशी से लेंगे। कुछ दिन बाद साहूकार का बेटा उस बंदरगाह पर जा पहुंचा जहां विदेश से बहुत बड़ी मात्रा में लकड़ी आती थी। वहां जाकर उसने महसूस किया, लकड़ी खरीदना और बेचना इतना आसान काम नहीं था, खासकर मुनाफे से बेचना। इसके लिए तजुर्बे की सख्त ज़रूरत थी, जो उसके पास बिल्कुल नहीं था। खूब सोचने और विचारने के बाद वह वहाँ एक लकड़ी के बड़े आड़ती के पास नौकरी करने लगा और इस काम की बारीकियाँ सीखने में लग गया। कई महीनों तक वह नौकरी करता रहा और काम सीखता रहा। उसके बाद उसने छोटे स्केल पर अपना काम शुरू किया। शुरुआत में इसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, न जाने कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी, न जाने क्या क्या अपमान सहने पड़े, लेकिन अब वो मानने वाला नहीं था। जब कभी बहुत ज़्यादा परेशान होता तो वो रोते हुए अपने पिता के चेहरे को याद कर लेता और फिर से काम में जुट जाता।
वो अपने काम में मेहनत करता रहा, अपने काम में जुटा रहा। न उसे खाने की चिंता थी, न उसे सोने का फिक्र था। दिन रात बस वो काम करता रहा और करता रहा। धीरे धीरे अब उसकी मेहनत रंग लाने लग गई थी। किस्मत से वह वहाँ एक ऐसे व्यापारी का विश्वास जीतने में सफल हो गया जिसके अपने कई बड़े बड़े पानी के जहाज थे। विदेश में बैठे बड़े व्यापारियों से भी उसके सीधे संपर्क थे। इस व्यापारी का साथ पाकर साहूकार का बेटा भी बड़े पैमाने पर लकड़ी मंगाने लगा। जल्दी वह लकड़ी का बड़ा सप्लायर बन गया और देखते ही देखते उसका कारोबार देश के कई राज्यों में फैल गया। अब वह एक बड़ा और सफल व्यापारी बन चुका था। उसके कामयाब होने की जानकारी जब लड़के के पिता को हुई तो लड़के का पिता रिश्ता लेकर खुद उनके घर आया। उसके बाद बड़े धूमधाम के साथ उनकी शादी हुई। इस कहानी में ध्यान देने योग्य जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है साथियों, जो लड़का कतई आवारा था, निकम्मा था, कामचोर था, वो इतना मेहनती कैसे बन गया। दरअसल उसने अपने बाप को उस लड़की के पिता के हाथों जलील होते देखा था जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था। उसके बाप की जो बेइज्जती हुई थी वो सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि वो कुछ काम धंधा नहीं करता था। अपने बाप के अपमान का दोषी वो खुद को मान चुका था और अब वो अपमान के इस दाग को धोना चाहता था। और इसके लिए उसे अपने दम पर कुछ करके दिखाना था, कुछ बन के दिखाना था। यानी उसके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा जागृत हो चुकी थी जो उसके अंदर पहले कतई नहीं थी। होटल की घटना को जितना वो अधिक वो याद करता जाता, उसके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा उतनी ही बढ़ती जाती। कमरे में कई दिन तक पड़े उसके दिमाग में हर पल होटल का यही दृश्य घूमता रहा। बदले में कुछ कर गुजरने की उसकी इच्छा बढ़ती ही गई और बढ़ते बढ़ते उसकी इच्छा अब केवल इच्छा नहीं रह गई थी, बल्कि दहकती इच्छा बन गई थी, प्रबल इच्छा बन गई थी, प्रबल इच्छा शक्ति बन गई थी। और इसी प्रबल इच्छा शक्ति के प्रभाव में आकर साहूकार का बेटा संकल्प कर चुका था कि चाहे जो हो जाए लेकिन अब तो कुछ बड़ा करके ही दम लेना है। इसके बदले में भले ही कितने भी बलिदान करने पड़े, कितनी भी मुसीबतें झेलनी पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाना है। और इसी संकल्प के साथ साहूकार के बेटे ने कमरे से बाहर पहला कदम रखा था। ये प्रबल इच्छा शक्ति यही तो वह शक्ति है साथियों जो गरीबों को भी अमीर बना देती है। ये प्रबल इच्छा शक्ति यही तो वह शक्ति है जो जिसके पास होती है वही अमीर हो जाता है। वो जो चाहे, जिस चीज़ को चाहे, इस शक्ति के बल पर उसे हासिल कर लेता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा कैसे हो पाता है साथियों? होता ही है साथियों, जिस इंसान के सीने में इस प्रबल इच्छा शक्ति की ज्वाला दहकने लगती है और लगातार दहकती रहती है। ऐसा नहीं कि एक बार प्रबल इच्छा शक्ति की ज्वाला दहकी और ख़त्म हो गई, उससे कुछ नहीं होगा। जिस इंसान के सीने में इस प्रबल इच्छा शक्ति की ज्वाला दहकने लगती है और लगातार दहकती रहती है, उस इंसान के दिमाग में कुछ इस प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं जिनके फलस्वरूप उसकी मानसिक शक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। बाहर से देखने में वो इंसान आम लगता है, साधारण लग सकता है, लेकिन अंदर से, भीतर से, दिमागी रूप से वो असाधारण शक्तियों का मालिक हो जाता है। और इन असाधारण शक्तियों से लैस कोई इंसान जब किसी मंजिल की ओर बढ़ता है, जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो इस कठिन राह में भी होने वाली थकान उसे थका नहीं पाती। इस कठिन राह में आने वाली नींद भी उसे सुला नहीं पाती। इस कठिन राह में लगने वाला डर भी उसे डरा नहीं पाता। इस कठिन राह में सामने आने वाली कठिनाई भी उसके रास्ते को रोक नहीं पाती। इस कठिन राह में मिलने वाली असफलताएं भी उसे निराश नहीं कर पाती। उस आदमी की संकल्प शक्ति के आगे कोई भी बाधा ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं पाती। वो हर बाधा को पार कर जाता है और विजयी होकर ही दम लेता है। फिर वो चाहे साहूकार का बेटा हो या कोई और हो। इस प्रबल इच्छा शक्ति के दम पर साहूकार के नालायक बेटे ने वो काम करके दिखा दिया था जो अच्छे लायक बेटे नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी अमीर बनना चाहते हो अथवा जीवन में कुछ बड़ा काम करना चाहते हो, कुछ विशेष उपलब्धि हासिल करना चाहते हो, तो प्रबल इच्छा शक्ति की ज्वाला को अपने सीने में हर पल सुलगाए रखो। प्रबल इच्छा शक्ति की ज्वाला को अपने सीने में हर पल दहकाए रखो, हर पल जलाए रखो। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपका कामयाब होना निश्चित है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। तो साथियों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।